सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपना सीरीज का सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखेगा। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं, तो नोट्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट सिर्फ नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि सिर्फ नोट्स पढ़ के आपको समझ में, मतलब नोट्स पढ़ के उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको वीडियो देखना है, उसके बाद नोट्स को डाउनलोड करना है और चीजों को, वीडियो को देखते देखते मेरे साथ साथ लिखना है। ठीक है, हम लोग एक साथ, मतलब ये मान लीजिए कि एक सेल्फ स्टडी हम लोग एक मिलके पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरे साथ बैठे हुए हैं विद योर नोटबुक पेन। ठीक है, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, वो एक बार थोड़ा सा मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। कि जैसे मान लो कि देयर इज एलिमेंट ए, ठीक है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल अगर है तो इसका मतलब सपोज कर लीजिए कि इसके में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, तब ये न्यूट्रल है। ठीक है, और बी जो है एक अलग मटेरियल है एंड इट हैज से 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इट इज नाउ न्यूट्रल, अभी वो न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, दैट इज व्हाई वी से दैट दे आर न्यूट्रल। अच्छा, अब क्या हुआ कि ए और बी को हम लोगों ने रब किया। ठीक है, ए और बी को रब किया, तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया बी में। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, तो इसमें अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया और 10 प्रोटॉन। ठीक है, और बी में है अभी 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और 12 प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो ए में इलेक्ट्रॉन्स अभी कम है। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और 10 प्रोटॉन है। ठीक है, 10 प्रोटॉन मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 9 प्रोटॉन्स प्लस 1 प्रोटॉन, और यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकता हूं 12 इलेक्ट्रॉन्स और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो 9 प्रोटॉन है वो ये 9 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया। ठीक है, यहां पे जो ये 12 इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये 12 प्रोटॉन के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ए में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए एक्स्ट्रा प्रोटॉन क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो बी है उसमें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसलिए बोलते हैं बी में नेगेटिव चार्ज हो गया, और ए में तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, इसलिए ए में पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब देखो, अब ए में इलेक्ट्रॉन कम हुआ है और बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इसीलिए ये चीज हुआ है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी से पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए में इलेक्ट्रॉन कम हो गया था ना, ए में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बी में नेगेटिव एक 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, पहले 12 थे, अभी 13 हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा बात, ए ने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका मतलब ए का मास घट गया है। तो दैट मींस सपोज यू हैव ए न्यूट्रल ए एंड यू हैव ए पॉजिटिव, तो जो ए पॉजिटिव होगा उसका जो मास होगा वो आपका, सॉरी ये उल्टा मार्क कर दिया मैंने, उसका मास जो होगा वो कम होगा न्यूट्रल से। ठीक है, क्यों कम होगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जो ए है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो बी में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले 12 थे, अभी कितना हो गया, नाउ इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग बी और बी नेगेटिव को कंपेयर करें तो बी नेगेटिव का मास ज्यादा होगा। ठीक है, सो मास, हाउ डज मास चेंजेस ऑन चार्जिंग, तो अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो उसका मास इंक्रीज हो रहा है, बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो उसका मास डिक्रीज हो रहा है। ओके, ठीक है, तो मास चेंज कैसे हो रहा है वो हम लोग समझ गए, और हम लोग ये समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा। ठीक है, ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यूनिट्स क्या क्या है, एसआई में कूलम, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस में क्या है, ईएसयू, ईएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ईएसयू। ठीक है, फिर स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन जो है मतलब वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे आया, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही तो आपको नाम दिया कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। और एक यूनिट होता है एब्सोल्यूट कूलम, उसको ए बी, स्मॉल ए बी फिर कैपिटल सी,
एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। कूलम और स्टैट कूलम के बीच में रिलेशन हो गया 1 कूलम, और एक यूनिट होता है एक्चुअली ईएसयू, अब देखो ईएसयू इज इक्वल टू स्टैट कूलम, ठीक है, स्टैट कूलम इज इक्वल टू फ्रैंकलिन, ये सारी चीजें एक ही है, ठीक है, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट कूलम, तो ये चीजें सब एक ही है, ठीक है, सीजीएस में 1 कूलम और स्टैट कूलम के बीच में रिलेशन हो गया 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स दो यूनिट है, एक है एम्पियर आवर, बैटरी में जो मोबाइल का बैटरी है उसमें लिखा रहता है ना MAH, है ना, मिली एम्पियर आवर, तो ये जो मिली एम्पियर आवर, एम मतलब मिली, तो ये जो AH हो गया वो एम्पियर आवर, एम्पियर आवर होता है देखो करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, सो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो चार्ज, तो करंट का यूनिट क्या है एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, ठीक है, एम्पियर सेकंड, तो कूलम को हम लोग एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम लोग सेकंड की जगह पे आवर बोल रहे हैं, ठीक है, तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, तो यहाँ पे अगर हम लोग आवर में एक्सप्रेस करेंगे तो 3600 कूलम हो जाएगा, तो 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 3600 कूलम। और एक यूनिट है जो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1 फैराडे, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है, चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट, तो लार्जेस्ट यूनिट आप क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट यूनिट हो जाएगा आपका फैराडे, ठीक है, फैराडे। और अगर आपको पूछते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, तो आप क्या लिखेंगे, स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन या एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट, ये जो सीजीएस में यूनिट है स्मॉलेस्ट है, और जो फैराडे में जो यूनिट है वो फैराडे जो है वो लार्जेस्ट यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। पहली चीज, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका कुछ डायरेक्शन नहीं होता है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब क्या है कि सपोज एक बॉडी है, ठीक है, उसमें चार्ज है Q1 माइनस Q2, ठीक है, प्लस Q3, ठीक है, तो अगर आपको पूछता है कि टोटल चार्ज क्या है Q टोटल, तो आप बोलेंगे Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3, मतलब आप जब चार्ज को ऐड करोगे ना, व्हेन यू आर एडिंग द चार्ज यू मस्ट कंसीडर द साइन, चार्ज का साइन लेके ऐड करना है, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है, वेयरएज मास मे नॉट बी एसोसिएटेड विद चार्ज, ठीक है, मतलब देखो अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है, तो उसमें उसका मास हो गई, क्योंकि चार्ज में इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका तो मास होना ही है, बट कोई एक बॉडी अगर मास है, ठीक है, इसका मास बोले 10 kg है, तो ये जरूरी नहीं कि उसका उसमें चार्ज होगा, वो न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, चार्ज जो है, चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, बट हम लोग चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई वी से दैट चार्ज इज कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, वो सिस्टम किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है, देखो व्हाट इज क्वांटाइजेशन एंड व्हाई इट इज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, देखो अगर एक एटम है, ठीक है, मान लो ये एक एटम है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स तो इसमें उसका तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब इसमें देखो n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब मतलब अगर उसमें n1 प्रोटॉन्स है तो वो n1 इंटू p उसका प्रोटॉन का चार्ज होगा, है कि नहीं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा n1 इंटू p, ठीक है, और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n1 प्रोटॉन्स है मतलब 5 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन n1, ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया n1 इंटू e, ठीक है। अब मतलब यहां पे ये न्यूट्रल है, दिस एटम इज न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, या सपोज कर लो मान लेते हो ये n2 लिख लिया,
ठीक है, तो यहां पे भी N2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर ये न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है, तो N1 इज इक्वल टू N2 होगा, N1 इज इक्वल टू N2, ठीक है। अच्छा, बट सपोज ये चार्ज्ड है, ठीक है, अगर ये चार्ज्ड है उस केस में क्या होगा, ठीक है, अगर ये चार्ज्ड है उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब N1 जो होगा वो ग्रेटर देन N2 होगा, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा होंगे ना, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में N2 विल बी ग्रेटर देन N1। N2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N1 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये चार्ज बॉडी है तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 इंटू E, करेक्ट। अच्छा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो आप क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू E, N2 बड़ा होगा ना, ठीक है। अब देखो यहां पे N1 और N2 ये दोनों क्या है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसका मतलब N1 और N2 का इंटीजर है, तो N1 माइनस N2 और N2 माइनस N1 ये दोनों भी तो इंटीजर होंगे, ये भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस इंटीजर को हम लोग मान लेते हैं कि इंटीजर को एक n रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू ई, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। सो दैट इज व्हाई वी से दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अगर आपको प्रूव करने के लिए आता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड, प्रूव दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। सो दिस इज अ प्रूफ, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ कि ये जो n है ये तो इंटीजर होगा ही ना। n क्या है, N1 और N2 का डिफरेंस, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि जो चार्ज होगा ना, देखो चार्ज है, ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया, ठीक है। इसी चीज को अगर कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो जब आप ए से, जैसे ए और बी है, दो मटेरियल है, ठीक है, तो ए से बी में हम चार्ज कब हो रहे हैं, जब ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट, या बी से ए में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चार्ज तो होता है वो किसके लिए होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लूज किया या गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन गया, इज इट पॉसिबल दैट कि 5.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अब सपोज ए से बी में 5 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बी में चार्ज है, बी तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और बी का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ बी, इट विल बी इक्वल टू -5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 बोलेंगे नहीं, ठीक है। अगर ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ए का चार्ज क्या बोलेंगे, QA इज इक्वल टू +5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, है कि नहीं। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो 5 है, ठीक है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं Q इज इक्वल टू NE, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं Q इज इक्वल टू NE। N क्या है, इंटीजर है, ठीक है। सो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अच्छा, यहां पे और चीज यहां पे बोल रहा है कि व्हाई इट इज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि देखो जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब लार्ज स्केल, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब स्मॉल स्केल, ठीक है, स्मॉल स्केल। अच्छा, अब देखो अगर सपोज कर लो कि एक कोई बॉडी है, उस बॉडी में से 10 उसका चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 10 पावर -6 कूलम, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब ये चार्ज हो रहा है। सो दैट इज Q इज इक्वल टू N ही होता है, तो N इंटू E लगा दिया, ठीक है। सो N इक्वल टू क्या हो गया, 10 पावर -6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19, E का मतलब ये होता है, ठीक है। तो 1.6 को अगर अप्रोक्सीमेटली मैं 1 कर दूं तो 10 पावर -6 डिवाइड बाई 10 पावर -19, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 10 पावर 13, ठीक है। मतलब अगर किसी बॉडी में 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो उसका उसमें 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स कम है, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है। अगर होता -1 माइक्रोकूलम तो उसका मतलब 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, मतलब न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
ठीक है। अच्छा, अब इस केस में तो 10.13 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं यहां पे, सपोज कर लो, मान लो कि मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो 10.13 में अगर मैं 10 ऐड कर रहा हूं तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज। 10.13 एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 1 अरब रुपए है, किसी के पास 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए जिसके पास है उसको अगर तुम 10 रुपए दे दो या उससे 10 रुपए ले लो, तो उसमें 100 करोड़ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो 100 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट है। सो सिमिलरली 10.13 इज अ वेरी बिग नंबर, तो उसमें अगर 10 आप ऐड करते हो, 100 ऐड करते हो, 1000 ऐड करते हो, तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज। बट क्वांटाइजेशन क्या बोलता है? Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन बोलता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू एनी जब मैं बोल रहा हूं, तो अगर मैं n को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं n को चेंज कर रहा हूं तो Q चेंज होना चाहिए, Q चेंज होना चाहिए। बट यहां पे मैं जब इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो मतलब मैं n को चेंज कर रहा हूं, बट Q तो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ये जो 1 माइक्रो कूलम चार्ज है बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड, ठीक है। तो उसका आंसर क्या लिखोगे आप कि क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड बिकॉज एडिशन, एडिशन, या कहां लिखूं यार, एडिशन यहां पे लिखता हूं, ठीक है, इसको यहां पे लिख देता हूं, एडिशन, एडिशन और रिमूवल of few electrons at macroscopic level, macroscopic level do not change the charge of the body, charge of the body, ठीक है। hence quantization, आप लोग भी लिख रहे हैं ना, quantization is ignored at macroscopic level, macroscopic level, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क के लिए आता है या 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फिर प्रूफ ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है, एंड व्हाई क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, कंपेयर मास एंड चार्ज, ठीक है। तो चार्ज में आपको क्या लिखना है, चार्ज में आपको क्या लिखना है, चार्ज का डेफिनेशन, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मास क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है। चार्ज इज ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। मास किसके होता है, मास तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सबको मिला के होता है, ठीक है। चार्ज ऑन द बॉडी में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो भी होता है, बट मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। यार मास तो किसी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता ना, है कि नहीं, मास तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मास से क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशन फील्ड। चार्ज इज कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, बट आप चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आइसोलेटेड सिस्टम में वो कंजर्व रहेगा। बट मास इज नॉट कंजर्व, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना कभी बचपन में, तुमने सुना होगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो जो मास है वो एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चार्ज इज कंजर्व बट मास इज नॉट कंजर्व। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट मास जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मास का एक रिलेशन है m, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। ये जो m नॉट है वो है रेस्ट मास, उसको बोलते हैं रेस्ट मास, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, उसका वेलोसिटी अगर v है, तो उसका जो मास हो जाएगा ना वो m हो जाएगा, वो m नॉट नहीं होगा, ठीक है। बट आप बोलोगे कि यार हम लोग तो ये चीज नॉर्मल ऑब्जर्व नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि जो v होता है ना वो c से बहुत छोटा होता है। तो v अगर c से बहुत छोटा है, v इज मच स्मॉलर देन c, तो उस केस में जो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, तो m इक्वल टू m नॉट ही होता है, बट चेंज तो होता है, v अगर बड़ा हो गया तब, ठीक है। तो मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब मूव, मास अगर रेस्ट में है उसका वैल्यू अलग होगा, मास अगर मूव कर रहा है उसका वैल्यू अलग होगा। बट चार्ज जो है चाहे रेस्ट में हो चाहे मूविंग हो, चार्ज 1 माइक्रो कूलम वेदर इट इज एट रेस्ट और वेदर इट इज मूविंग,
उसका वैल्यू 1 माइक्रो कूलम भी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गए 7 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, एग्जाम में आए अच्छी तरह से 7 में से कोई 3 या 4 लिखोगे मास मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, एक हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा, जैसे ए और बी अलग अलग मटेरियल उसको हम लोगों ने रब किया। ठीक है, फिर हो गया चार्जिंग बाय कांटेक्ट, मतलब अगर एक बॉडी है उसमें चार्ज है, ठीक है, और उसको अगर दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में ले आए तो चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और एक हो गया नेक्स्ट हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम लोग समझ चुके हैं। चार्जिंग बाय कांटेक्ट या सिंपल चीज है, चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में ले आए। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये क्या होता है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि दो बॉडी है, ठीक है, ए एंड बी। ओके, ए एंड बी, ए और बी, ये दोनों न्यूट्रल है अभी। ठीक है, तो यहां पे कोई चार्ज नहीं दिखाया गया। अब क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड जो है ना वो ए के पास लेके आया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रॉड ए के पास लेके आया। तो पहले मैं एक बॉडी में दिखाता हूं, यहां पे दो बॉडी का दिखा, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। पहले हम एक बॉडी का देखते हैं। ठीक है, एक बॉडी में कहानी क्या होता है, इसको यहां से अच्छी तरह से देखते हैं। मान लो कि अभी एक बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास मैं एक दूसरा बॉडी लेके आया, टच नहीं किया है, मैं पास लेके आया हूं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो ए, सपोज ये दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, ए को बी के पास लेके आया हूं, तो ए इज नेगेटिवली चार्ज, उसको मैं बी के पास लेके आया, बी न्यूट्रल है। तो बी में देखो इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इस साइड में जो इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डर जाएंगे। डर जाएंगे मतलब यार रिपल्शन होगा ना, तो रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे इस साइड, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज क्यों मार्क किया है, मतलब ये जो साइड है, ठीक है, इस साइड में आपके जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे वहां से ज्यादा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अभी हो गए, इलेक्ट्रॉन्स चला है यहां से। और इस साइड में अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब बी में देखो, बी में पहले भी चार्ज 0 था, अभी भी चार्ज 0 ही है, बट चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो बी था, बी तो पहले न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, बी में एक साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और एक साइड में हमको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। चार्ज अभी भी 0 है, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, टोटल चार्ज अभी भी 0 है, चार्ज कंजर्व हुआ है। चार्ज तो कंजर्व क्वांटिटी है, आइसोलेटेड सिस्टम है, बट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, बी में। सिमिलरली सपोज बी न्यूट्रल बॉडी है और ए है, तो ए अभी मैं उसको पास लेके आ रहा हूं, बट ए जो है वो दिस इज ए, दिस इज बी, बट ए जो है अभी पॉजिटिव चार्ज है। तो बी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इससे अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इस साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इस साइड अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इस साइड नेगेटिव चार्ज हो गया, तो दूर साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन का डेफिनेशन देखो, इंडक्शन इज फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट। उस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज पहले से था, जो चार्ज था वही रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऑन ए बॉडी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड या कोई चार्ज बॉडी लाने की वजह से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम को अभी अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो ए और बी क्या है, ए और बी न्यूट्रल बॉडी है, ए और बी न्यूट्रल है, तो यहां पे फर्स्ट फिगर में कोई चार्ज नहीं दिया है। अब क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड, ये जो रॉड है, इस रॉड को मैं ए के पास लेके आया। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ए और बी कांटेक्ट में है ना, तो ये दोनों एक जैसे बॉडी, एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये जो ए और बी है बेसिकली दे आर कंडक्टर्स। ठीक है, ये मेटल्स है, मेटल स्फीयर है। ठीक है, तो ये जो अगर ये कांटेक्ट में रहते हैं ना, तो ये एक सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। तो एक सिस्टम की तरह जब बिहेव करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होकर ए के पास, मतलब ये इस साइड में चला जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दिखा है, तो यहाँ पे इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उस साइड, दूसरी साइड में क्या चलेगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस यहां से जगह छोड़ के आया है, तो जो फार एंड है इसको बोलते हैं फार एंड। ठीक है, इसको बोलते हैं फार एंड, दूर का एंड, और जो ये जो एंड है इसको बोलते हैं नियर एंड। नियर एंड किसके नियर है, ये चार्ज बॉडी लाया उसके पास है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो ए और बी का कांटेक्ट था ना, यहाँ पे कांटेक्ट में थे ना, इनको मैं थोड़ा दूर लेके चला गया, यहां और यहां लेके चला गया। ठीक है, और इस फिगर में क्या किया, डी में ये जो रॉड था, ये रॉड को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो रिमूव कर दिया तो अब क्या हो गया,
ए जो है, ए का जो निगेटिव चार्ज है और जो बी है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पहले दूर दूर था, इधर इधर था, अब कहां चला है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट फिगर में क्या दिया हुआ है, ए और बी को मैंने और सेपरेट कर दिया ताकि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर चले गए, तो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी वैसे ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। तो बेसिकली ये जो फेनोमेना, बात का जो फेनोमेना है वो तो चार्ज कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो दिखा रहा है, बट इंडक्शन, ये जो फिगर बी है दैट इज इंडक्शन। ठीक है। तो नियर एंड में हमेशा सेम चार्ज आएगा, सॉरी ऑपोजिट चार्ज। ये जो नियर एंड है, ये नियर एंड है, नियर एंड मतलब जो चार्ज बॉडी है उसके पास वाला एंड, उसमें ऑपोजिट चार्ज आएगा, और फार एंड में हमेशा सेम चार्ज आएगा। ठीक है। और इंडक्शन की वजह से हमेशा अट्रैक्शन होगा। देखो, इंडक्शन की वजह से हमेशा अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम भी आपको दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने ए जो निगेटिव चार्ज था और बी जो न्यूट्रल था, उसको जब उसके ए को बी के पास लेके आए, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर मैं लेके आओ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव आया। ठीक है। तो नियर एंड जो है, नियर एंड में हमेशा ऑपोजिट चार्ज आएगा, नियर एंड ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज। ओके। और जो फार एंड है, फार एंड, उसमें क्या आएगा, सेम चार्ज आएगा, सेम चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जब भी होगा तब बीच ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लीड्स टू अट्रैक्शन, लीड्स टू अट्रैक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो देखो, बेसिक डिफरेंस, जो चीजें हम लोग बचपन में भी हम लोगों ने सुना होगा कि कंडक्टर क्या होता है, सम सब्सटेंस रेडिली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ठीक है। सो दोज व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अलाउ नहीं करते, वो ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट को ब्लॉक करता है इंसुलेटर। ठीक है। अच्छा, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें है। ठीक है। दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स में कोई फ्री चार्ज नहीं होता है। ठीक है। इसमें सब बाउंड चार्जेस होते हैं। कंडक्टर के एग्जांपल क्या है, मेटल है, ह्यूमन, आप और मैं कंडक्टर है, एनिमल बॉडीज। ठीक है। अर्थ इज ऑल्सो ए कंडक्टर। ओके। ठीक है। तो अर्थ इज कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाद में जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो कंडक्टर, सो हमको इलेक्ट्रिक तार को नहीं छूना है, करंट लग जाएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये सारे इंसुलेटर है, ये कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गए, बट ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप एग्जाम में आने से प्रॉपर्टी लिखोगे, टीचर खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा तो मार्क्स दे देगा आपको। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर, इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर में हम लोगों ने चार्ज ट्रांसफर किया, तो जो चार्ज है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंडक्ट करता है ना चार्ज। चार्ज को मैंने यहां डाल दिया, तो चार्ज जब दिया तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो चार्ज वहां पे सरफेस पे गए, रिपेल करके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कंडक्टर है तो कंडक्ट करता है, सरफेस पे चला जाता है। ठीक है। तो कंडक्टर में चार्ज जब डालेंगे एक जगह पे, ठीक है, जिस लाइक ब्लॉटिंग पेपर में इंक देते ही वो इंक फैल जाता है ना, तो वैसे ही कंडक्टर है, उसमें अगर चार्ज डाल दिया तो चार्ज पूरे सरफेस पे सारा तरफ फैल जाएगा। ठीक है। बट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर, इट स्टेज एट द सेम प्लेस। ठीक है। अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में चार्ज दिया, यहां पे चार्ज दिया, तो ये चार्ज यहीं पे रहेगा, क्योंकि इंसुलेटर भाई कंडक्ट तो नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इंसुलेटर में इट इज लाइक सपोज ये ब्लॉटिंग पेपर में इंक दिया तो इंक तो फैल जाता है। ठीक है। बट दूसरा एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर पानी छुआ दिया तो पानी तो उसी जगह में आएगा जहां पे कॉन्टेक्ट में लाया था। वैसे चार्ज जब इंसुलेटर के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो चार्ज कहां पे रहेगा, जहां पे जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट किया ना वहीं पे चार्ज रुक जाएगा, वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। ठीक है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अर्थिंग। ठीक है। अर्थिंग, तो अर्थिंग को पहले मैं समझ लेता, हम लोग समझ लेते हैं, फिर ये एनसीईआरटी से ही मैंने ये जो ये आपका नोट है ना, ये नोट मैंने एनसीईआरटी से यहाँ पे पेस्ट किया है। तो पहले हम लोग चीज अर्थिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। देखो, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली चीज अर्थिंग को समझने के लिए कि अगर आपके पास कंडक्टर है, एक कंडक्टर, उसका पोटेंशियल है V1,
दूसरा एक कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल है V2, ठीक है। तो ये कंडक्टर को अगर आप आपस में जोड़ दोगे ना, ठीक है, तो V1 इक्वल टू V2 हो गया, पोटेंशियल उनका सेम हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, कनेक्टेड कंडक्टर्स हैव सेम पोटेंशियल, हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है। कनेक्टेड कंडक्टर्स हैव सेम पोटेंशियल, ओके, ये पहली चीज। दूसरा चीज क्या है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, ठीक है। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। क्यों जीरो? मतलब वो देखो, अर्थ जो है ना, अर्थ इतना बड़ा है ना कि अर्थ को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अर्थ को हम लोग ने सपोज कर लो कि 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसको तुम बोलोगे कि यार नाउ अर्थ यू आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अर्थ अर्थ सुनेगा ही नहीं, पत्ता ही नहीं देगा, ठीक है। और मैं देखो पत्ता ही नहीं दिया, मैंने इफ यू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ, अर्थ से 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अर्थ को क्या फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा है यार, ठीक है। सो इसका मतलब अर्थ को आप चार्ज देने से या अर्थ को चार्ज लेने से अर्थ इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अर्थ को पॉजिटिव चार्ज हो गया, नाउ यू आर पॉजिटिव चार्ज, अर्थ यू आर पॉजिटिव चार्ज। नो, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली अर्थ को इलेक्ट्रॉन दे दिया, नाउ अर्थ यू आर नेगेटिव चार्ज, ना ना, कुछ भी नहीं, अर्थ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल वो जीरो होते हैं। और दो अर्थ इज कंडक्टर, ये भी चीज है, ठीक है, ये भी चीज जान लो। अर्थ इज कंडक्टर, मैंने बोला था कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस, अर्थ इज कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर किसी भी कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल सेम होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, ये अर्थ मान लिया, ठीक है। और एक बॉडी है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो इसको मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करते ही तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी तो जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस बॉडी में थोड़ी देर तक। कितनी देर तक? जब तक ये सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज ना हो जाए। सो देयर विल बी ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी, ओके। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसका मतलब करंट, थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, मान लो कि this is earth whose potential is zero and now you have a negatively charged body, एक negatively charged body है and it is connected to earth, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब यहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन बॉडी में है, तो इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ में फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक ये इलेक्ट्रॉन पूरा गायब ना हो जाए, ठीक है। तो फिर उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब देयर इज ए शेयरिंग ऑफ चार्ज, अर्थ और बॉडी के बीच में चार्ज शेयर हो रहा है। अगर बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ बोल रहा है ले ले बेटा, तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने चार्ज न्यूट्रलाइज कर दे। और बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो अर्थ बोल रहा है कि तू अपने इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे और तू खुद न्यूट्रलाइज हो जा, तू अपना पोटेंशियल जीरो कर दे। तो ये चार्ज अर्थ और उसके बीच में शेयर हो रहा है। तो इसी शेयरिंग प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पे वो चीज लिखा हुआ है, तो ये जो आपके जो प्लग होते हैं ना घर में, जो हमारे प्लग होते हैं 3 पिन प्लग, ठीक है। तो 3 पिन प्लग में जो ये वाला टर्मिनल होता है, ये अर्थ का होता है, ठीक है। और जो ये इधर होता है, ये दो होते हैं, इनमें से एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो करंट यहां से लाइव और न्यूट्रल फ्लो करता है। जो अर्थ है वो तो अप्लायंस को सेव करने के लिए होता है। कैसे सेव करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो एनसीईआरटी में, वो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं, आप मेरे स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं। When we bring a charged body in contact with earth, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor. Momentary current, ये जो वर्ड है momentary current, क्यों बोल रहे हैं? यहां पे मैंने आपको दिखाया ना कि there is a flow of electrons, there is a flow of electrons. तो ये, अच्छा, ये मोमेंटरी हो रहा है, ये थोड़ी देर तक ही फ्लो कर रहे हैं, जब तक ये चार्ज हम लोग न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा पहले प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अर्थिंग को ग्राउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अर्थिंग प्रोवाइड्स ए सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है। तो हमारे घर में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब घर बनाते हैं तो अर्थिंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अर्थिंग, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ
क्या बोलता है कि हम स्टेटमेंट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग लॉ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है। अब यहां पे जो चार्ज है ना, ये चार्ज कैसा होगा, जो चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। एट रेस्ट, कैसे हैं वो, रेस्ट में, मोशन में नहीं है, ठीक है। पॉइंट चार्जेस का मतलब चार्ज का साइज बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू देयर सेपरेशन। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, साइज स्मॉल, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू सेपरेशन, इन कंपैरिजन टू सेपरेशन, ठीक है। ऐसे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए और एट रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चार्ज है वो एक दूसरे को फोर्स लगाएगा। Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो ये Q2 इज डायरेक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और Q1 इज डायरेक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो कूलम लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लो और उसका मैग्नीट्यूड लो, ठीक है। ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली चार्जेस जितने ज्यादा होंगे बड़े होंगे, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम में के बीच में जितना चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम उससे ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा हो गया, ठीक है। चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। आर इज द सेपरेशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा फोर्स उतना डिक्रीज होगा, ठीक है। चार्ज दूर दूर है, फोर्स कम है, चार्ज पास पास है, फोर्स ज्यादा है, ओके। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन करें तो हम क्या मिलता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो हमको क्या मिलता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो K हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। जो K है वो हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अभी जो K है ना यार, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो K है ना, ये अगर मान लो कि फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम है, और जो सिस्टम है वो SI सिस्टम है, SI सिस्टम, ठीक है। तो उस केस में जो K है, K का वैल्यू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और यहां पे एक जीरो, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही अगर फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, और जो सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम है, स्टैट कूलम फ्रैंकलिन वो वाला सिस्टम, तो उस केस में K का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 मॉडुलस बाई आर स्क्वायर। और अगर यही चीज सीजीएस में हो गया फ्री स्पेस में, तो F इज इक्वल टू K इक्वल टू 1 है, तो सिंपली Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, मतलब ये मीडियम के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसका जो वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन तो फ्री स्पेस का लिख रहा है, इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एफ नीचे आ गया, है कि नहीं। तो ऊपर यहां पे चार्ज Q1 Q2 है, मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है, 4 भी तो कांस्टेंट है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो आता है 9 इंटू 10⁻9। अब उल्टा हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया तो उल्टा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहां पे एक चीज हम लोगों ने देखा कि जैसे अगर दो मास है,
ठीक है, दो मास है m1 m2, ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन r है। तो जो फोर्स था वो था F इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशन फोर्स बाय आर स्क्वायर, ठीक है। बट अगर चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, तो यहां पे हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मगर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि ये जो चार्ज है ये किसी मीडियम में है, ठीक है, मीडियम में है, तो उस केस में ये तो हम लोग लिख रहे हैं फ्री स्पेस में, वैक्यूम में लिख रहे हैं, ठीक है। मीडियम में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। क्या मैग्नीट्यूड लगाया भूल गया मैं। तो ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। इसका वैल्यू अगर न्यूमेरिकल आता है तो दिया रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी दिया रहेगा, आपको रखने का जरूरत नहीं है, बट याद रह गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वांटिटी है जो ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, इसके रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोगों ने देखा कि एप्सिलॉन जो है उसका तो यूनिट होता है, ठीक है, जो परमिटिविटी है, ठीक है, परमिटिविटी का यूनिट हम लोगों ने क्या देखा, परमिटिविटी का जो यूनिट है वो है आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना वो तो इनका रेशियो है ना, वो तो रेशियो है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी होगा वो डायमेंशनलेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहां पे आप एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है कि नहीं। तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, फोर्स इन मीडियम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। बट ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये वाला टर्म तो यहाँ पे फोर्स इन फ्री स्पेस आया था, तो हम लोग फोर्स इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम को लिख सकते हैं फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय, ये यार पेन थोड़ा बीच बीच में गड़बड़ कर देता है, धोखा देता है, फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो का और एक नाम है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से रिप्रेजेंट करता है, इट इज के, कैपिटल के, ठीक है। वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में के था ना वो स्मॉल के था, यहां पे हमको के मिला था ना, ठीक है। ये जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, वो स्मॉल के, ठीक है, यहां पे कैपिटल के हो गया। तो कैपिटल के जो है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। नए नए नाम बहुत सारे सुन रहे हैं हम लोग, बट सुनना तो पड़ेगा क्योंकि हमको बोर्ड में 70 में से 70 चाहिए, ओके। हमारा गोल 70 में से 70 है, हमारा गोल 40-50 पाना नहीं है, ओके। यहां तक अगर मेरा वीडियो देखा है तो आपका 70 में से 70 तो आप मतलब आप उसकी तरफ जा रहे हो, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। तो क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर डेफिनेशन आता है तो रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू इट इज इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस एंड k इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर कंडक्टर, ठीक है। फ्री स्पेस मतलब सबसे बेस्ट इंसुलेटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो k का वैल्यू है वो 1 और इंफिनिटी के बीच में रहेगा, ठीक है, ओके। सो हो गया आज का वीडियो, इतना ही काफी है, काफी देर तक आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, ठीक है। तो इन चीजों को आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखा होगा तो आप लोग समझे भी होंगे, ठीक है। फिर भी मैं ये नोट्स दे दूंगा सो दैट कहीं कुछ छूट गया हो तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना, माय बेस्ट विशेस, गुड लक। हाँ, मगर फीडबैक जरूर दीजिएगा,
मेरे क्लासेस का फीडबैक, खराब लगे तो खराब, अच्छा लगे तो अच्छा, ठीक है।